Hi everyone, this is Nilay Kumar and you're watching Important Case Laws for CLAT PG 2025 and UGC NET 2024. This is the second lecture of this series and we'll be studying the state of and others versus Association of Retired Supreme Court and High Court Judges at Allahabad and others. This is related to two things. First is your separation of powers. I'm telling you the major theme of this judgment, right? And related to the power of High Court judges under Article 229 to make rules regarding servants and officers of High Court. Okay, these are the two things that we'll be discussing in throughout this judgment. We will also be discussing contempt, right? What is contempt? There, what kind of contempts there are? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से हम डेफिनेशंस निकालेंगे. इस तरह की सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे. So let's start with this judgment. So it's a 3-judge bench judgment. As you can see, it is authored by our Chief Justice Dr. D.Y. Chandrachud, and the bench includes Chief Justice D.Y. Chandrachud, Justice J.B. Pardiwala, and Justice Manoj Misra. Right? This judgment was given on 3rd January 2024. Now, for you, it is important to remember who is the author, right? Who is the author of the judgment? This is very important to remember. Now, in order to understand, usually हम लोग जब भी कोई जजमेंट पढ़ते हैं तो हम लोग फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. बट आई हैव मेड स्पेशल नोट्स आउट ऑफ दिस जजमेंट. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे के सारे पूरी जजमेंट मैंने रीड की है, और उस जजमेंट को रीड करने के बाद जो चीज़ें बाहर आई हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं. सो वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग्स, एंड I will make you understand the entire judgment in this one video. ये निलय कुमार का promise है that if you are watching this judgment का video, then your this judgment is 100% prepared. ये निलय की गारंटी है, right? So सबसे पहले facts को समझते हैं. मैंने date wise सारे facts लिख रखे, पहले facts को समझते हैं. ठीक है. एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, एंड बिफोर द उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट के सामने, मतलब इलाहाबाद कोर्ट में बेसिकली उन्होंने एक रिट पिटिशन दायर की. रिट पिटिशन उन्होंने क्या सीख किया? दे वर सीकिंग एन इंक्रीज इन द अलाउंस ग्रांटेड टू फॉर्मर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर डोमेस्टिक हेल्प एंड अदर सर्विसेज. बेसिकली पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स की बात की जा रही है यहाँ पे. पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स, ये टर्म याद कर लो यहाँ पे, ये इस केस का की टर्म है, पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स. ठीक है. इसके बाद 31 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट में ही एक केस आया. वाइल दिस 2011 वाला जजमेंट वाज पेंडिंग बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पी रामकृष्ण राजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया. इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था सर्वेंट्स एंड जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, ठीक है, और जो फॉर्मर जजेस हैं उनको उसके लिए कितनी अलाउंस मिलनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो है सो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिस्कस किया था. इस केस में और भी चीजें डिस्कस हुई थी, जो थी जो जजेस बाहर से बेंच में आते हैं उनकी रिटायरमेंट एज के रिगार्डिंग और उनको कितना अलाउंस मिलना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, ये भी इस जजमेंट में डिसाइड किया गया था. बट हमारे लिए यहाँ पे अभी जो इम्पोर्टेंट है, एक जजमेंट में मल्टीपल पार्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, बट प्रेजेंटली इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी प्रेजेंट जजमेंट हम पढ़ रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पी रामकृष्ण राजू वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश स्टेट की एक पॉलिसी थी फॉर दी post retirement benefits to former judges of the high courts, right? And it was appreciated by the Supreme Court that it was quite a good policy and quite a forward thinking policy, and other states should also consider making such policies within 6 months from the judgment, right? Preferably within 6 months from the judgment. Please see these words that are being used by the Supreme Court here. I want you to understand the language the Supreme Court is using.
and we're going to compare this language with what the Allahabad High Court has used in their impugned orders. Okay, now what happened, इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा प्रेफरेबली 6 महीने के अंदर आपको ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए बाकी स्टेट्स को भी, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली हुआ क्या, 6 महीने में ऐसी पॉलिसीज नहीं बनी और काफी स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल की गई कि पी रामाकृष्ण राजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो डायरेक्शन दिया गया था वो फॉलो नहीं की जा रही थी। While this contempt petitions were pending in the Supreme Court, 3 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने पोस्ट डिटाइलल बेनिफिट्स फॉर फॉर्मर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के लिए पॉलिसी बनाई एंड बेसिकली उसको रिवाइज किया कि इतना इतना पैसा मिलना चाहिए, ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है। 24 अक्टूबर 2018 को इन कंटेम्प्ट पिटिशंस का मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था 3 जुलाई को, उसके अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने बाद 24 अक्टूबर 2018 को वीएस दवे, प्रेसिडेंट द एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वर्सेस कुसुमजीत सिद्धू एंड अदर्स, 2018 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कंटेम्प्ट पिटिशंस थी इनको रिमूव किया बेसिकली, ठीक है, इनको क्लोज किया और नोट किया दैट स्टेट ऑफ यूपी ने, जो यूपी गवर्नमेंट है, उसने ऑलरेडी कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दी है, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट अ स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम द यार्डस्टिक इन द आंध्र प्रदेश स्कीम is permissible keeping in mind the local conditions and directed that states that are paying less than the yardstick shall consider upward revision at the appropriate stage and time। कहने का मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश का स्कीम एक यार्डस्टिक बनाया गया, यार्डस्टिक बनाया गया मतलब उसको एक कंपैरिजन का ऑब्जेक्ट बनाया गया कि आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने ही वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स था जिसने ये पॉलिसीज अच्छे से फॉर्मुलेट की थी, तो आंध्र प्रदेश की पॉलिसी को ही कंपैरिजन का क्या बोलते हैं, कंपैरिजन का लेवल रखा गया, वो उसको लेवल बनाया गया कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और फिर कोर्ट ने बोला कि यूपी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है पोस्ट रिटायरल बेनिफिट समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज का दे रही है पर मंथ, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट भी 1 लाख रुपीज दे, यूपी गवर्नमेंट हो सकता है 60,000 रुपए ही दे, ठीक है। बट कोर्ट ने ये कहा कि the government should also, because local conditions पे differ कर सकता है, but government should also uh, consider revising this, ठीक है, revising this policy at appropriate stage and time। बस ये बोल के इस केस को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट सेट ऑफ फैक्ट्स कंप्लीट। अब सेकंड सेट ऑफ फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं जहां पे मैं बोलूंगा नोटोरियस फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी प्रॉब्लमेटिक लैंग्वेज यूज किया है, काफी प्रॉब्लमेटिक इंटरप्रिटेशन किए हैं सुप्रीम कोर्ट के ये पी रामाकृष्ण जजमेंट को, और उसके बाद बेमतलब अपनी पावर का इस्तेमाल करके यूपी गवर्नमेंट को टारगेट किया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट। नाउ समवेयर बिटवीन 2019 and 23 the chief justice of the high court proposed rules for providing domestic help to former chief justices and former judges of Allahabad High Court। Remember this, ये चीफ जस्टिस ने बनाया है और प्रपोज किया है, ठीक है। प्रपोज उन्होंने किस बेसिस पे किया, अब ये पावर कहां से डिराइव हो रही है, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं दिस पावर इज परपटेड फ्रॉम आर्टिकल 229 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जरा आर्टिकल 229 क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए आर्टिकल 229 निकाल के रखा है। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। Appointments of officers and servants of a high court shall be made by the chief justice of the court or such other judge or officer as of the court as he may direct. Who may direct? The chief justice of the high court may direct, provided that the governor of the state may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the court shall be appointed to any office connected with the court save after consultation with the state public service commission। बेसिकली ड्यूअल ड्यूटीज की बात की जा रही है। ड्यूअल ड्यूटीज आप नहीं कर सकते किसी को भी कोर्ट में, एक इंसान को आप एक ही कोर्ट में दो तरीके की ड्यूटीज पे नहीं रख सकते until unless you consult with the state public service commission। लीगल ऑफिसर्स होते हैं, लीगल ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं,
ठीक है, क्लॉज 2 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, the conditions of service of officers and servants of a high court shall be such as may be prescribed by rules made by the chief justice of the court or by some other judge or officer of the court authorized by the chief justice to make rules for the purpose, right? Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave, or pensions, require the approval of the governor of the state. ठीक है, नाउ थर्ड क्लॉज में खाली आपको ये समझना है जितने भी एक्सपेंसेस है हाई कोर्ट के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में से निकाले जाते हैं, ठीक है, and any fees or other monies taken by the court shall form part of the fund. तो बेसिकली कोर्ट फीस वगैरह जो होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में जाती है और उसी से कोर्ट के खर्चे निकलते हैं उस स्टेट के, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टर्म्स नोट करो, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, ठीक है, conditions of service of officers and servants of a high court shall be prescribed by the rules made by the chief justice of the high court, ठीक है। फिलहाल इतना ही अभी ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं थोड़ी देर बाद जजमेंट में, जब हम जजमेंट को इश्यूज में डिस्कस करेंगे, जो जजमेंट के इशू हैं, दो मेन इश्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको वापस से आर्टिकल 229 पे लेके आऊंगा, ठीक है। लेट अस नाउ कम बैक टू द फैक्ट्स वापस से क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 229 के तहत एक रूल्स प्रपोज किए जिसका नाम है रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग डोमेस्टिक हेल्प टू फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड फॉर्मर जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। 5 जनवरी 2023 को जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट क्या है यहाँ पे, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। द हाई कोर्ट अलाउड द फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स अमेंडमेंट एप्लीकेशन। अब क्या हुआ, ये जो रूल्स प्रपोज किए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बोल रही है कि सर हमें इसको, या मैम हमें इसको, चीफ जस्टिस को बोल रहे हैं बेसिकली कि हमें इसको अमेंड करना होगा, देयरफॉर वी आर फाइलिंग एन अमेंडमेंट एप्लीकेशन। The High Court then directed the Principal Secretary of Law and Justice, Government of UP, to appear in person along with the records to expedite, this is very important, to expedite the matter. ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में इसीलिए डाल रखा है, to expedite the matter. अब 12 जनवरी को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का, यूपी गवर्नमेंट का, he was present before the High Court on this hearing. And it was submitted before the High Court that the rules proposed by the Chief Justice were pending consideration. There were certain queries which were to be made to the High Court and the matter would be placed before the cabinet for approval. अब obviously policy है, अब High Court ने प्रपोज किया है तो हाई कोर्ट से कुछ क्वेरीज क्लियर करनी थी, कुछ जो भी उसकी लैंग्वेज होगी उन पे क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे, वो क्लैरिफिकेशन सीख कर रहे हैं अभी ये, और उसके बाद फिर कैबिनेट के पास ये कैबिनेट के पास टेबल किया जाएगा कैबिनेट के सामने, एंड देन इट विल बी सीन की वेदर दे गिव अप्रूवल और नॉट। अब कैबिनेट अप्रूवल देगा तभी लेजिस्लेचर के पास जाएगा ये, राइट। फिर 19 जनवरी को एक हफ्ते बाद जो हियरिंग होती है, हाई कोर्ट का जो काउंसिल है जो हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया जो क्वेरीज की ये बात कर रहे थे, द क्वेरीज व्हिच वर मेड टू द हाई कोर्ट, इसकी जो बात कर रहे थे, दे वर ऑलरेडी रिजॉल्व्ड बाय द हाई कोर्ट बाय 19 जनवरी, वो रिजॉल्व हो चुके थे। और हाई कोर्ट के काउंसिल ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं क्वेरीज रेज करके पीसमील मैनर मतलब टुकड़े टुकड़ों में करके ये हमारा काम बढ़ा रहे हैं और ये मैटर को पेंडिंग कर रखना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल जो थे, उन्होंने प्रेजेंट किया कोर्ट के सामने that the rules involve an amendment to the existing scheme and therefore it would be examined by the state government expeditiously. अब अभी भी ये बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को इस मैटर को देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बिकॉज ये उनके एम्बिट की बात है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है पहले रूल्स को फॉर्मुलेट करना, रूल्स को देखना कि सही है कि नहीं, रूल्स को टेबल करना, राइट। उसके बाद वो लेजिस्लेचर के पास जाएंगे ना, तो जब तक पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक कैसे वो जो है सो इस रूल्स को अप्रूव कर दें, दैट इज द क्वेश्चन हियर। सो जुडिशरी इज बेसिकली इंटरफेयरिंग इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के एम्बिट में जुडिशियरी घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच, राइट। फिर 23 मार्च देख रहे हो कितना, 23 मार्च को हियरिंग हुई एंड उसमें बोला हाईकोर्ट एक्सप्रेस्ड इट्स डिसप्लेजर अबाउट द डिले by the state government in notifying the rules and revising the post retirement benefits granted to former judges of the high court। बेसिकली वही है कि आपने अभी तक नहीं किया, डिस्प्लेजर शो करें, बेसिकली डांट पड़ी है और कुछ नहीं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को। अब 4 अप्रैल 2023 को पहला इम्प्यून ऑर्डर पास किया गया। इम्प्यून ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसको आपने प्रेजेंट केस में चैलेंज किया हो। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इफ आई एम द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश तो आई एम चैलेंजिंग द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो मैं हाई कोर्ट के जिस ऑर्डर को चैलेंज करूंगा उसको मैं इम्प्यून ऑर्डर बोलूंगा। प्रेजेंट केस में हाई कोर्ट ने 2 इम्प्यून ऑर्डर्स पास किए हैं, एक 4 अप्रैल को पास किया है और एक 19 अप्रैल को पास किया है। ये दोनों ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील में चैलेंज किया है। तो अभी हम फर्स्ट इम्प्यून ऑर्डर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इम्प्यून ऑर्डर में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने बोला दैट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लॉ has placed the matter before the finance department on 6 occasions. So basically it has to be passed by the finance department, obviously because financial matter है, कितना पैसा आपको देना है चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद, ये सारी बातें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने होगी, जो भी स्टेट की फाइनेंस मिनिस्ट्री है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने ये 6 बार प्रेजेंट किया जा चुका है और 6 बार फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है। प्लस सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी है ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसने फर्दर सबमिट किया दैट द चीफ जस्टिस डज नॉट हैव द पावर टू मेक सच रूल्स अंडर आर्टिकल 229 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, ये बात सुन के हाई कोर्ट के जो जज थे चीफ जस्टिस वो और चिढ़ गए और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी। ये मैंने एग्जैक्ट लाइन उठाई, आप देखेंगे। द कोर्ट ऑब्जर्व the attitude of the officers of the finance department is not only contemptuous, ठीक है, अब ये contempt की बात करने लग गए, but at the same time their stand and submission with regard to the competence of the honorable chief justice under article 229 is not reflected from the record। इनका कहने का मतलब ये है कि एक तो आप जो बात कर रहे हो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको होल्ड किया जा सकता है, उसके लिए बेसिकली आप हाई कोर्ट के ओपिनियन से डिफर कर रहे हो तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गए। इनका कहने का मतलब यही है। और दूसरा कि आपने ये जो कॉम्पिटेंस का जो नया पॉइंट उठाया है, ये आज तक पिछले 3 महीने से जो केस चल रहा है, आज तक आपने ये पॉइंट कभी नहीं उठाया, तो अचानक से ये पॉइंट कहां से उठ के आ गया। इसी गुस्से में सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइंस ऑर्डर इशू किया जिसके 4 पॉइंट्स है। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, the rules guidelines as proposed by the high court shall be notified by the amending, incorporating or superseding the government order dated 3rd July 2018 4th। कहने का क्या मतलब है कि जो रूल्स और गाइडलाइंस हाई कोर्ट ने दिया है वो will have to be compulsorily notified by the state government and it will supersede जो 3rd July 2018 को पहली बार जब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर याद है बनाया था, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर दिखाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये 3rd जुलाई 2018 को जब वीएस दवे वाला केस हुआ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। ठीक है, उसके पहले इन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए उन्होंने पॉलिसी बना दी थी, राइट। तो उस पॉलिसी को ये सुपरसीड करेगा। तो ये गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि मैंने जो रूल्स बना के आपको दिए हैं वो आपको कंपल्सरी नोटिफाई कर रहे हैं, प्लस वो सुपरसीड करेगा प्रीवियस नोटिफिकेशन को, आपके प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्डर को डेटेड 3rd जुलाई। ठीक है, नाउ दिस इज कंप्लीट वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये बात मैं साफ बता दूं आपको। ठीक है, now the finance department would accord approval within a week thereafter। ठीक है, गाइडलाइंस अप्रूव होंगी, उसके विद इन अ वीक फाइनेंस डिपार्टमेंट को अप्रूवल देना ही देना है, ऑप्शन ही नहीं दिया। तो बेसिकली जो डिस्क्रिशनरी पावर थी एग्जीक्यूटिव की वो भी छीन ली यहाँ पे, कंप्लीट वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट। तीसरा पॉइंट, the notification of the government order and the approval thereof shall be placed on record on the date fixed
मतलब आपको रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने कि हमने ये काम कर दिया, आपका सबूत दिखा देना पड़ेगा आपको. एंड इन द इवेंट द ऑर्डर इज नॉट कंप्लाइड विद, additional chief secretary of finance department and the officers present today shall appear on the date fixed. ठीक है. अब 19 अप्रैल को स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने हाई कोर्ट के सामने एक रिकॉल एप्लीकेशन डाला, दैट दे वांट टू रिकॉल, दे वर सीकिंग द कोर्ट टू रिकॉल द फर्स्ट इम्प्यून्ड ऑर्डर. रिकॉल करने का मतलब क्या होता है, आपने जो ऑर्डर दिया है उसको वापस ले लो. उन्होंने ग्राउंड बेसिकली वही दिया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, आपने जो बोला है इट इज interfering, it is judicial overreach, it is interfering with the discretionary powers of the executive and blah blah blah. इस तरह के ग्राउंड्स पे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 19 अप्रैल को एक रिकॉल एप्लीकेशन फाइल किया अगेंस्ट द फर्स्ट इम्प्यून्ड ऑर्डर. अब 19 अप्रैल को ही हाई कोर्ट ने सेकंड इम्प्यून्ड ऑर्डर पास किया. ठीक है. The High Court noted that on the date of the first impugned order, the officials of the Finance Department categorically stated that they have no objection if the government order issued in 2018 is modified or amended. ये बात हुई थी. Clear है? The recall application, according to the High Court, constituted ex facie criminal contempt, as it did not indicate any valid reasons for non-compliance with the first impugned order. तो कोर्ट यहाँ बेसिकली क्या कह रहा है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है ये, बिकॉज आपने मेरे फर्स्ट जो ऑर्डर था इसके पहले वाला 4 अप्रैल वाला, आपने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है गवर्नमेंट ने. ठीक है ना. ये लाइन में एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं. affidavit is not only false but also misleading, as the affidavit does not disclose as to why the proposal submitted by the law department was not approved or the reason for not approving it. Rather, frivolous issues have been raised with regard to the procedure to be adopted while notifying the government order of the issue of Article 229 of the Constitution. तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट इनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट में होल्ड कर रहा है कि आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में किस बेसिस पे 6 बार या 6 बार से ज्यादा बार इस रूल्स को रिजेक्ट किया है, अप्रूवल नहीं दिया है. उसके कोई रीजंस नहीं है, आप फ्रिवलस रीजंस दे रहे हो. इनफैक्ट आप फ्रिवलस रीजंस तो दे ही रहे हो, ऊपर से फ्रिवलस इश्यूज भी रेज कर रहे हो रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट अंडर आर्टिकल 229. ठीक है. सो दिस इज criminally contemptuous in nature. ठीक है. The High Court thereby, now this is where everything went haywire. The High Court thereby directed that the officials present in the court, which is the Secretary of Finance Department, the Special Secretary of Finance Department, be taken into custody and produced before the court on the next day for the framing of charges under the Contempt of Court Act. ठीक है. फर्दर द कोर्ट, अभी कोर्ट रुका नहीं है, इसके बाद दे इशूड बेलेबल वारंट्स अगेंस्ट द चीफ सेक्रेटरी and the additional chief secretary of finance to ensure their presence before the court on the next date of hearing. ठीक है. इनको कस्टडी में ले लिया. आप सोच रहे हो, इतने हाई ऑफिशियल्स को कस्टडी में ले लिया और इलाहाबाद कोर्ट को ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है दैट दे आर जुडिशियली ओवररीचिंग देयर पावर्स, दे आर वायलेटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, जिसमें उन्होंने 4 अप्रैल का जो ऑर्डर है और जो 19 अप्रैल का ऑर्डर है, ये दोनों को इम्प्यून्ड ऑर्डर्स बोले गए हैं. 4 अप्रैल का ऑर्डर इज योर फर्स्ट इम्प्यून्ड ऑर्डर एंड 19 अप्रैल का ऑर्डर इज योर सेकंड इम्प्यून्ड ऑर्डर, और इन दोनों को चैलेंज किया गया है. फिर 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली स्टे ऑर्डर लगाया दोनों इम्प्यून्ड ऑर्डर्स पे, और जो लोगों को कस्टडी में लिया गया था उनको कस्टडी से बाहर निकाला गया, और उसके बाद इसकी हियरिंग कंटिन्यू हुई है. फाइनली एक अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 महीने बाद 3 जनवरी 2018 को इसका जजमेंट आया. अब इसका जजमेंट पढ़ने लायक है. सबसे पहले अब हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज फ्रेम किए गए हैं. पहला इशू फ्रेम किया गया, whether the High Court had the power to direct the state government to notify the rules proposed by the Chief Justice pertaining to post-retirement benefits for former judges of the High Court or not. ठीक है. And second है, whether the power of criminal contempt could be invoked by the High Court against the officials of the government of UP on the ground that the application for recall was contemptuous. तो बेसिकली फर्स्ट इशू जो है वो आपका आर्टिकल 229 के बारे में बात करेगा. ठीक है.
बेसिकली आर्टिकल 229 के बारे में बात करेगा और ये भी बात करेगा कि क्या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ऐसी कोई पावर थी जहां पे वो पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स के रिगार्डिंग फॉर फॉर्मर जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उनके लिए पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स की कोई पॉलिसी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। और जो ये दूसरा है दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ऊपर, कि बेसिकली फर्स्ट इम्प्यून्ड ऑर्डर को फॉलो ना किया गया हो और उसके बाद रिकॉल एप्लीकेशन फाइल किया गया हो, सो इज डज दैट अमाउंट टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट? ठीक है, ये आंसर किया जाएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो एक्चुअली इशू नहीं है, वो यहाँ पे बस मैंने इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया है कि थर्ड जो है दैट इज कोर्ट ने यहाँ पे एक ब्रॉड गाइडलाइंस इशू की है दैट व्हेन द कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है that that will guide the courts when they direct the when they can direct the presence of government officials before the court and when they should not do that। ठीक है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अफेक्ट होती है जब आप इतने हाई ऑफिशियल्स को कोर्ट के सामने बुलाते हो और इतने सारे केसेस होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो हर चीज के लिए अगर आप चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐसे हाई पोस्ट के ऑफिशियल्स को बुलाने लग जाओगे कोर्ट में, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? असल काम तो यही लोग कर रहे हैं ना, पॉलिटिशियंस तो अपना काम कर ही रहे हैं, बट एक्चुअल पेपर वर्क जो हो रहा है वो इन ऑफिशियल्स ही कर रहे हैं ना, ये जो हमारे यूपीएससी और एसपीएससी से सिलेक्ट होते हैं स्टेट से, राइट। अब इशू नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इशू नंबर 1 आर्टिकल 229 के बारे में बोलता है। अब आपको याद होगा मैंने वहां पे आर्टिकल 229 में आपको कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करवाए थे, दैट वर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। जो सॉरी, यहाँ पे मैंने बोल्ड में जो चीजें की गई हैं वो अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका ये केस लॉ कंप्लीट हो जाएगा। बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ो। द पीडीएफ विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू यू इफ यू वांट। यू कैन मेल मी or you can write it in the comment box, your email ID, and I will send it to you, right? But I'm not going to share this publicly here, so you can contact me for this PDF if you want, right? So Article 229 pertains to officers and servants of the High Courts. पहली चीज, Article 229 Clause 2 provides that the conditions of service of officers and servants of the High Court shall be as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of the High Court or any other judge or officer authorized by the Chief Justice for the said purpose। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है? Article 229 pertains only to the service conditions of officers and servants of the High Courts and does not include the judges of the High Court, both sitting and retired judges। कहीं पे भी जजेस की बात नहीं की गई है। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स के डेफिनेशन में हाई कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिसेस वेदर सिटिंग और रिटायर्ड इंक्लूड नहीं होते हैं। देयर इज नो वे उसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर the rules proposed by the Chief Justice in the present case do not fall within the competence of the Chief Justice under Article 229, right? अब इनका पहला सोर्स जो था, ठीक है, इनका जो पहला सोर्स था पावर का वो था आर्टिकल 229। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि चलो अब आर्टिकल 229 से इनको पावर नहीं मिल रही, तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या इनको ये पावर कहीं और से डिराइव हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने सारे ऑर्डर्स हाई कोर्ट के फिर से पढ़े, तो उन्होंने इस कंक्लूजन पे आए दैट द हाई कोर्ट हैज नॉट ब्रॉट टू द फोर एनी अदर सोर्स ऑफ लॉ which empowers the chief justice to frame binding rules for post retirement benefits of former judges of the high court। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी सोर्स ऐसा नहीं निकला जहां से चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट को ये पावर दी गई हो इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाने की। ठीक है, फिर तीसरी बात की गई, एक्चुअली रिलायंस ऑफ द जजमेंट्स वर प्लेस्ड ऑन द, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, योर दिस जजमेंट आई एम टेलिंग यू, वेट, पी रामकृष्ण राजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस जजमेंट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन यूज करके हाई कोर्ट ने क्लेम किया है कि हमें पावर दी गई है कि वी शुड मेक सर्टेन पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट नहीं बना रही है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इसमें इट डिड नॉट ग्रांट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट acting on the administrative side the power to frame rules about the
post retirement benefits for the former judges that must mandatorily be notified by the state governments. Now the thing is, आप रूल्स प्रपोज कर सकते हो, जैसे मान लो विशाखा गाइडलाइंस आई थी, विशाखा गाइडलाइंस को बहुत बार बोला जाता है, वो जो जजमेंट थी विशाखा गाइडलाइंस में बोली जाती है कि वो जुडिशियल ओवररीच थी, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस सिर्फ गाइडलाइंस थी, दे वर नॉट एनफोर्स्ड until and unless it was converted into a legislation in 2013, right? तो वैसे ही यहां पे भी बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को मतलब जो हाई कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट को कभी भी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जजमेंट ने ये पावर नहीं दी कि आप रूल बनाओ और उसको स्टेट गवर्नमेंट से कंपल्सरीली आप नोटिफाई कराओ, ऐसी पावर हमने आपको कहीं भी नहीं दी है, आप अपने मन से ये कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज गलत की गई है यहाँ पे। फिर हाई कोर्ट एक्टिंग अंडर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट असर्व द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, असर्व द फंक्शंस, कैन नॉट असर्व the functions of the executive and compel the executive to exercise its rule making power in the manner directed by it. इस लाइन का मतलब क्या है? बेसिकली असर्व द फंक्शंस होता है आप उनकी पावर को खा नहीं सकते, ठीक है? एग्जीक्यूटिव की पावर को आप जो है आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते, असर्व द फंक्शंस का मतलब कब्जा करना होता है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा जो 4 अप्रैल 2019 का जो ऑर्डर था, जो फर्स्ट इम्प्यूग्ड ऑर्डर था, ये अंडरलाइन कराया था मैंने, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको कंपल्सरीली नोटिफाई करना ही करना है, विच विल सुपरसीड द प्रीवियस गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है? ये कैसे कर सकते हो आप? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज स्ट्रेट अवे वायलेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एम्बाइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? सच, वही बात देखो यहाँ पे बोले गई, सच डायरेक्शंस बाय द हाई कोर्ट, ये कौन से डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं? ये उसी डायरेक्शंस की बात करें जो मैंने भी आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखाया फर्स्ट इम्प्यूग्ड ऑर्डर का। सच डायरेक्शंस बाय द हाई कोर्ट आर इम्परमिसिबल एंड कॉन्ट्ररी टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स envisaged by the constitution. The High Court cannot direct the state government to enact rules on a particular subject by a writ of mandamus or otherwise. रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है? जहां पे बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया जाता है टू डू समथिंग। रिट ऑफ मैंडेमस आप एग्जीक्यूटिव को कोई भी लॉ बनाने के लिए या लेजिस्लेचर को कोई भी लॉ पास करने के लिए आप नहीं रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सकते, दैट इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो in conclusion, the High Court acted beyond its jurisdiction under Article 226 by frequently summoning the officers to expedite the consideration of the rules and issuing directions to notify the rules by a fixed date under the threat of criminal contempt. ठीक है? अब आते हैं हम इशू नंबर 2 पे। इशू नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट का ये पर्टिकुलर पोर्शन दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने सेक्शन 2 कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट का स्क्रीनशॉट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेसेस ऑफ अ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट, ठीक है? तो सिविल कंटेम्प्ट का बेसिकली क्या मतलब हो गया कि जजमेंट दी गई है, कोई ऑर्डर आपको दिया गया, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है means the publication whether by words spoken or written or by signs or by visible representations or otherwise of any matter of the doing of any other act whatsoever which scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any of the court or prejudices or interferes to tends to interfere with the due course of any judicial proceedings or interferes or tends to interfere with obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any other manner. कहने का मतलब ये है, तो सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में डिफरेंस क्या होता है? सिविल में आप किसी ऑर्डर को विलफुली डिसोबे कर रहे होते हो, उसमें आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बस डिसोबे करो। मतलब बोला जा रहा है, जैसे मान लो आपकी पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं बेटा कंप्यूटर बंद कर दो, अब मत खेलो, लेकिन आप अभी भी खेल रहे हो, तो आप डिसोबे कर रहे हो। लेकिन आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आप कंप्यूटर अभी बंद करो, आप बहुत देर खेल चुके हो, अपना गेम बंद करो आप, तो आप उसमें सिर्फ डिसोबे नहीं कर रहे हो, आप साथ में रिएक्ट कर रहे हो और अपने पेरेंट्स को गाली गलौज कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। तो यहाँ भी इसका ये मतलब होगा ना, पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय साइंस, ये वाली जो लाइन है
पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड स्पोकन रिटन और बाय साइंस, ये आप हरकतें कर रहे हो, या फिर आप ऐसी हरकतें करो जिससे बदतमीजी हो रही है, तो आपके पेरेंट्स की इज्जत पे आंच आ रही है, आप अपने पेरेंट्स की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, तो वही एग्जाम्पल यहाँ कोर्ट में लगा लो। तो अगर कोर्ट की किसी ऑर्डर को आप मान नहीं रहे हो, ऊपर से आप कोर्ट को बदतमीजी कर रहे हो, कोर्ट की इज्जत का फालूदा कर रहे हो, आप कोर्ट के किसी भी जुडिशियल, आप ऐसी हरकतें कर रहे हो कि उसकी जुडिशियल प्रोसेस को हैम्पर किया जा रहा है, या फिर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, तो वैसे में क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम बैक टू इशू नंबर 2. Issue number 2, the Court of Contempt Act makes a clear distinction between the two types of contempt: willful disobedience of a judgment, decree, direction, order, writ, or process of a court, or willful breach of undertaking given to a court amounts to civil contempt. On the other hand, the threshold for criminal contempt is higher and more stringent. Obviously, ये बात तो मैंने आपको examples से समझा दिया, ठीक है। It involves scandalizing or lowering the authority of any court, prejudicing or interfering with the judicial proceedings, और इंटरफेयरिंग विद और ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये पैराग्राफ से आपको क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट का डिफरेंस साफ समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द रीजनिंग ऑफ आवर सेकंड इशू. The High Court failed to give any reasoning for how the purported non-compliance with the first impugned order was of the nature to meet the standard of criminal contempt. The High Court acted in haste by invoking criminal contempt against the officials of the government of UP and directing for them to be taken into custody. However, even the standard for civil contempt was not met in the facts of the present case. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट तो दूर की बात, सिविल कंटेम्प्ट भी नहीं था। अगर सिविल कंटेम्प्ट नहीं हो सकता तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का तो टेस्ट और स्ट्रिंजेंट है, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट तो आया ही नहीं, राइट। The power of the High Courts to initiate contempt proceedings cannot be used to obstruct the parties or their counsel from availing legal remedies. तो बेसिकली आपको याद होगा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो सेकेंड इम्प्यूग्ड ऑर्डर के पहले उन्होंने क्या किया था, सेकेंड इम्प्यूग्ड ऑर्डर क्यों आया था, वो इसलिए आया था बिकॉज इन्होंने रिकॉल एप्लीकेशन फाइल किया था अगेंस्ट द फर्स्ट इम्प्यूग्ड ऑर्डर, राइट। तो दे वर बेसिकली अवेलिंग अ लेजिटिमेट रेमेडी ऑफ फाइलिंग अ रिकॉल एप्लीकेशन अगेंस्ट द फर्स्ट इम्प्यूग्ड ऑर्डर, राइट, ये किया उन्होंने, बट इसको कोर्ट ने कंटेम्पशस कर दिया। कोर्ट ने बोला कि ये कंटेम्पशस है, उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिक्लेयर कर दिया और कस्टडी में डाल दिया। तो दिस वाज रॉन्ग ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। Now, the objections raised by the government of Uttar Pradesh with regard to legal obstacles in complying with the first impugned order were never adjudicated by the High Court. Now, this is the second reason that they have given कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजनिंग, दिस इज द सेकंड रीजनिंग, ठीक है। सेक्शन 14 ऑफ द, अब तीसरे रीजन पे आते हैं हम, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, सेकंड रीजनिंग में ये लाइन रहेगी, instead the High Court regarded the objection as an attempt to obstruct the justice without even a cursory attempt to provide reasons, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली उनकी बात ही नहीं सुनी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी वायलेशन है, ठीक है। आपको मौका ही नहीं दिया गया अपनी बात सामने रखने का कोर्ट के, राइट। Section 14 of the Contempt of Court Act allows the Supreme Court and the High Court to detain the contemptor who has been guilty of contempt committed in its presence or hearing. बेसिकली इसको हम बोलते हैं समरी प्रोसीडिंग्स। समरी प्रोसीडिंग्स होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में समरी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि आप सामने ही उसी समय कस्टडी में ले लेते हो और फिर बाद में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करते हो नेक्स्ट हियरिंग में, जो कि बहुत जल्दी सुनी जाती है, ठीक है। इसके लिए एक बहुत लैंडमार्क केस यहाँ पे दिया गया है, इसको जरूर से पढ़ना। इसका यहाँ पे मैंने इटैलिक्स में आप देखोगे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल भी दिया है, ठीक है। ये देखो, आफ्टर बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देयर कंडक्ट, नॉट ओनली have the contemners shown no remorse for their unseemly behavior, but they have gone even further by filing a fresh writ petition in which, apart from repeating the scandalous remarks made earlier, certain new dimensions in the use of unseemly and intemperate language have been resorted to further denigrate and scandalize and overawe the court. Basically, court की dignity को आप lower कर रहे हो। This is one of such cases where the no leniency can be shown
as the contenders have taken the liberal attitude shown to them by the court as license for indulging in indecorous behavior and making scandalous allegations not only against the judiciary but those holding the highest positions in the country. ठीक है, तो जुडिशियरी, तो ये एक ऐसा है, एक्सेप्शनल केसेस में ही आप समरी प्रोसीडिंग्स इन्वोक कर सकते हो, बस ये बात बोली जा रही है यहाँ पे. ठीक है, तो दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई हाई कोर्ट वाज रॉन्ग इन पुटिंग देम अंडर कस्टडी. ठीक है, नो सच सिचुएशन प्रिवेल्ड इन द प्रेजेंट केस. Therefore, the invocation of criminal contempt and taking the government officials into custody was not warranted. ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर मैं इशू 1 और इशू 2 को समराइज करूं तो क्या होगा. इशू 1 में आपका सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूं आपके लिए, इशू 1 की बात करते हैं हम. ठीक है, इसको समराइज करते हैं. इशू 1 में क्या क्या रीजन दिए गए. नो पावर अंडर आर्टिकल 29. ठीक है, सॉरी 229. ठीक है. सेकेंड, हाई कोर्ट has not given any other source of power, of power which empowers it to make such rules. राइट. तीसरा रीजन क्या है. इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. वो जो हमने पी रामकृष्णन राजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था, उसका इंटरप्रिटेशन वाज एरोनियस एंड ओवर रीचिंग. ठीक है. एंड चौथा रीजन क्या था. हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन नॉट compel the executive to mandatorily, sorry for my bad handwriting but you'll have to manage, mandatorily notify any policy. ठीक है. कमिंग टू इशू नंबर 2. इशू नंबर 2 में क्या है. बेसिकली no reason provided on how it was criminal contempt. ठीक है. Then you have second, it was not even civil contempt. It was not even civil contempt. तीसरा, the objection raised by the government in recall application for not complying with the first impugned order was never adjudicated. So recall application जो था was never adjudicated upon by the High Court. ठीक है. तो दिस इज पीएनजे का वायलेशन. ये बात जजमेंट में नहीं लिखी है बट ये हम खुद डिसाइफर कर सकते हैं. एंड लास्ट रीजन है आपका, देयर वाज नो एलिमेंट ऑफ समरी प्रोसीडिंग्स एज डिस्कस्ड इन लीला डेविड केस. ठीक है, तो देयर वाज नो एक्सेप्शनल circumstances for summary
proceedings under the contempt of court act। ठीक है, ये हो गया आपका जजमेंट कंप्लीट। इसके बाद जो है ये कुछ गाइडलाइंस है, ये देखो मैंने आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन पर्सनल अपीयरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है। यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, रीड देम। आई एम स्क्रोलिंग देम फॉर यू स्लोली। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इसके, ठीक है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे, या ईमेल कर सकते हैं टू गेट दिस पीडीएफ। मैं ये पूरा एनोटेटेड पीडीएफ जो हूँ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो, ठीक है। और ये फाइनल कंक्लूजन्स हैं इस जजमेंट के, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। आपको जजमेंट की कॉपी ऐसे भी इंटरनेट पे मिल सकती है, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस जजमेंट। आई होप आपको ये जजमेंट क्लियरली समझ में आ गया हो। प्लीज इसमें जितने भी मैंने लैंडमार्क जजमेंट्स मार्क करवाए हैं, जैसे पी रामाकृष्णन हो गया, या फिर आपका अभी ये जो लास्ट लीला डेविड वाला केस हो गया, ये सारे केस लॉ यहाँ पे जितना भी मेंशन है जजमेंट में, मैंने जितना पढ़ाया है सिर्फ उतना भी याद कर लोगे तो आपके लिए, अगर इस केस जजमेंट से क्वेश्चन आएगा तो आप 10 on 10 क्वेश्चंस करके आ सकते हो, मतलब 100% क्वेश्चंस कर लोगे आप, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का डिफरेंस मैंने समझा दिया था, तो वो अच्छे से पढ़ लेना आप यहाँ पे, ठीक है। एंड आर्टिकल 229 को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लो। आर्टिकल 229 क्लॉज 3 पे भी एमसीक्यू बहुत अच्छे से बन सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के ऊपर, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगले वीडियो में हम एक और केस लॉ डिस्कस करेंगे। केस लॉज के जो वीडियोस होंगे वो 30 मिनट से लेके 55 मिनट्स 1 आवर तक वेरी कर सकता है, तो आपको ये बहुत सुकून से बैठ के ये जजमेंट्स करने हैं, बिकॉज जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्लैट और यूजीसी दोनों के पेपर का, ठीक है। तो ये सीरीज मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई है ताकि आपको खुद जाके रिसर्च ना करना पड़े कि हमें कौन सी जजमेंट करनी चाहिए, कौन सी जजमेंट नहीं करनी चाहिए, राइट। तो वो ना करना पड़े, उसके लिए मैं आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, and I'm not charging you anything for this. So this is free of cost for everyone. If you want this PDF, email me or DM me, I will send it to you. So I will see you in the next video. Bye bye.